Good morning, students. In previous lecture, we discussed reflection of sound, echo-sound, and other topics that are related to this chapter. पिछले क्लास में हम लोग एक पढ़े हुए थे कि रिफ्लेक्शन साउंड सुनने के लिए साउंड के बीच में यानी इको साउंड सुनने के लिए साउंड के बीच का इंटरवल हमको 1/10 सेकेंड होना चाहिए, या किसी भी तरह का दो साउंड को सुनने के लिए उसके बीच का गैप 1/10 सेकेंड होना चाहिए। इको के लिए डिस्टेंस हमको कितनी होनी चाहिए? इको के लिए हमको डिस्टेंस 34 मीटर होनी चाहिए, लेकिन जो साउंड अप यानी एक तरफ से साउंड जाएगा कोलाइड करके फिर आएगा किसी सोर्स से, तो 17 मीटर और 17 मीटर 34 मीटर, मतलब कि किसी भी आप वाल से, किसी सरफेस से, किसी सोर्स से आप अगर 17 मीटर के डिस्टेंस पे आप रहते हैं तो आप इको साउंड को सुन सकते हैं। इको को कम करने का तरीका मैंने आपको बताया कि आसपास अगर जहाँ भी अगर इको प्रोड्यूस हो रहा है साउंड का, जैसे हम लोग का घर है, बहुत बड़ी सी इमारत है, उसमें हम लोग बोलते हैं लेकिन फिर भी इको नहीं होता है, क्योंकि हमारे घर में बहुत ऐसे ऑब्जेक्ट रहते हैं, जैसे बेड रहता है, पलंग रहता है, सोफ़ा रहता है, टेबल रहता है, चेयर रहता है, यानी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट भी उसमें रहता है जो कि आपके साउंड को वह ऑब्जर्व कर लेता है। जब सॉफ्ट ऑब्जेक्ट होगा या रफ ऑब्जेक्ट होगा वो साउंड को ऑब्जर्व कर लेगा तो वहाँ पे इको प्रोड्यूस नहीं होगा। इको प्रोड्यूस होने के लिए वहाँ पे उस रूम में या उस सरफेस के आसपास किसी तरह का सॉफ्ट ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। ये सब चीज़ों हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे आपके टॉपिक के अनुसार टाइप्स ऑफ साउंड। टाइप्स ऑफ साउंड, ठीक है। टाइप्स ऑफ साउंड जो है हम लोग को हियरिंग के बेस पे, माने हम लोग को सुनने के बेस पे एडिबिलिटी, मतलब एडिबिलिटी के बेस पे टाइप्स ऑफ साउंड ऑन द बेसिस ऑफ एडिबिलिटी, मतलब हम लोग को सुनने की क्षमता के बेस पे साउंड को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक वैसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है, जिसका वाइब्रेशन काफ़ी कम होता है, ठीक है, जिस साउंड को हम लोग नहीं सुन पाते हैं। एक दैट टाइप्स ऑफ साउंड विच साउंड्स आर हियरिंग बाय ह्यूमन्स बींग्स, मतलब वह साउंड जो ह्यूमन्स बींग्स के द्वारा सुना जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। और एक साउंड ऐसा होता है दैट टाइप्स ऑफ साउंड दोज मोर फ्रीक्वेंसी आर नॉट ऑडिएबल फॉर ह्यूमन बींग्स, वो साउंड भी ह्यूमन्स बींग्स के लिए ऑडिएबल नहीं होता है, मतलब सुनता नहीं है, ठीक है। तो एक तो देखेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होने के वजह से ह्यूमन्स बींग्स नहीं सुन पाता है, एक को देखेंगे फ्रीक्वेंसी अधिक होने के कारण ह्यूमन्स बींग्स नहीं सुन पाता है। जो बीच का जो रेंज होता है उसको ह्यूमन्स बींग सुन पाता है। तो एक पहला है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक साउंड, या हम लोग इंफ्रासोनिक रेंज भी बोलते हैं, इसको इंफ्रासोनिक रेंज भी बोलते हैं। यदि इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज के बीच में होता है। इसका फ्रीक्वेंसी जिस साउंड को हम लोग नहीं सुनते हैं इंफ्रासोनिक साउंड होता है, जिसको हम लोग नहीं सुनते हैं, नॉट ऑडिएबल, ठीक है। ये भी हमारा होता है नॉट ऑडिएबल, ये साउंड भी हमारा ऑडिएबल साउंड नहीं होता है। एक हमारा होता है सोनिक साउंड।
सोनिक साउंड और इसको सोनिक रेंज भी हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग सोनिक रेंज भी बोलते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है सो 20 हर्ट्ज टू 20,000, ये हमारा ऑडिएबल साउंड होता है। ये हमारा ऑडिएबल साउंड होता है, सोनिक साउंड है। इस साउंड को हम लोग, ये ऑडिएबल साउंड है, इसको हम लोग सुनते हैं, ठीक है। तीसरा होता है हमारा अल्ट्रा सोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासोनिक रेंज भी हम लोग इसको अल्ट्रासोनिक रेंज बोलते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है above than 20,000, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है तो मतलब 20,000 से अधिक होती है, ठीक है। 20,000 से इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी अधिक होती है, तो ये साउंड भी हमारा नॉट ऑडिएबल होता है। नॉट ऑडिएबल साउंड हमारा ये भी होता है। इस साउंड को भी ह्यूमन बीइंग्स नहीं सुन पाता, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड को फील करते हैं, सुनते हैं, जैसे हमारा डॉग्स है, ठीक है। वो सब अल्ट्रासोनिक, जैसे अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस जब शेकिंग ऑफ अर्थ होता है, जिसको लोग अर्थ क्विक बोलते हैं, जैसे जैसे भूकंप आता है तो अर्थ का वाइब्रेशन करता है, उसी को शेकिंग ऑफ अर्थ बोलते हैं। तो वो वाइब्रेशन जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है, इंफ्रासोनिक साउंड, मतलब उसमें वाइब्रेशन होता है, कम वाइब्रेशन होता है। तो उस साउंड को हमको तो पता नहीं चलता है, लेकिन डॉग वगैरह है उसको पता चल जाता है और वो तुरंत अपने जगह से भागना शुरू कर देता है। तो इस तरह से हम लोग ऑडिबिलिटी ऑफ साउंड पे, मतलब जिस साउंड को हम लोग सुनते हैं उस साउंड के बेस पे हम लोग 3 तरह के मतलब साउंड में डिवाइड किया गया है। जिस साउंड को हम लोग नहीं सुनते हैं इसको याद रखिएगा, इंफ्रासोनिक साउंड, सोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासाउंड का तो प्रयोग आप लोग देखे भी है। अल्ट्रासाउंड जिसे हम लोग डिजीज को, अंदर की इंटरनल डिजीज को मेजर करने के लिए प्रयोग कर, अक्सर आप सुने होंगे अल्ट्रासाउंड, मतलब कि साउंड के हेल्प से अंदर के फिगर को लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ साउंड हुए ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिबिलिटी, राइट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिक एंड नॉइज। म्यूजिक एंड नॉइज है आपका अगला टॉपिक। म्यूजिक एंड नॉइज। म्यूजिक एंड नॉइज, ये देखो म्यूजिक एंड नॉइज के बारे में जब हम लोग देखते हैं कि सिंपली अपने आसपास, अपने सराउंडिंग के आसपास वैसे साउंड जो हम लोग को सुनने में अच्छा लगता है, वैसे साउंड, दैट टाइप्स ऑफ साउंड विच वी हियरिंग प्लीजेंट, मतलब जो हमको सुनते हैं या सुनने में अच्छा लगता है, मतलब सिंपली सी बात है, जो हमको प्लीजेंट मतलब होता है खुशी प्रदान करे, जो अच्छा लगे, उस साउंड को हम लोग म्यूजिक साउंड के नाम से जानते हैं। और जो साउंड हम लोग को सुनने में अच्छा नहीं लगता है, अनप्लीजेंट होता है, उस साउंड को हम लोग नॉइज साउंड के नाम से जानते हैं। तो म्यूजिक साउंड का कॉज क्या है? म्यूजिक साउंड का कॉज होता है रेगुलर वाइब्रेशन ऑफ इस इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस या रेगुलर एम्पलीट्यूड, ठीक है। जो डिवाइस अगर रेगुलर अपने एम्पलीट्यूड को बनाए रखेगा, एक तरीके से वाइब्रेशन करेगा, वह म्यूजिक साउंड को प्रोड्यूस करेगा।
और जो डिवाइस है अपने इरेगुलर एम्पलीट्यूड के रूप में वेव को प्रोड्यूस करेगा, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी एक समान से नहीं होगा, वो डिवाइस जो होगा सो इरेगुलर साउंड को प्रोड्यूस करेगा और वो साउंड जो होगा सो नॉइज होगा। तो हम लोग जरा म्यूजिक साउंड के बारे में जरा हम लोग देखते हैं। म्यूजिकल साउंड दैट गिव ए प्लीजेंट फीलिंग आर यूजुअली कॉल्ड म्यूजिकल, मतलब वह साउंड जो सुनने में हम लोग को महसूस करने में अच्छा लगता है उसे हम लोग म्यूजिकल साउंड के नाम से जानते हैं। कॉज ऑफ म्यूजिकल साउंड, म्यूजिकल साउंड का कॉज क्या है? द वाइब्रेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड इज रेगुलर, मीन्स कि इसका वाइब्रेशन जो होगा सो रेगुलर तरीके से होगा, मीन्स कि अगर एक रूप से इस तरह से, मतलब ये सभी एम्पलीट्यूड जो हम लोग कहते हैं ये सभी हमारा रेगुलर होगा, इरेगुलर रेगुलर होगा। कि जब रेगुलर वाइब्रेशन होगा, रेगुलर एम्पलीट्यूड होगा, तो इससे जो साउंड प्रोड्यूस होगा सो म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होगा। द वाइब्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड इज रेगुलर एंड द राइथमिक, मतलब लयबद्ध, मतलब एक समान से इसका मतलब होता है लयबद्ध तरीके से अगर जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो म्यूजिकल साउंड होता है। द साउंड दैट प्रोड्यूस एन अनप्लीजेंट साउंड, अनप्लीजेंट मतलब जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इरिटेटिंग और मतलब जिसे चिड़चिड़ापन तरीके का होने लगे, वैसे साउंड को हम लोग नॉइज साउंड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इरिटेटिंग फीलिंग आर द कॉल्ड द नॉइज साउंड, मतलब जो साउंड हम लोग को सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इरिटेशन मतलब होता है चिड़चिड़ापन, जो चिड़चिड़ापन तरीके से हम लोग को फीलिंग कराए, वैसे साउंड को हम लोग कहते हैं कि ये नॉइज साउंड है। कॉज ऑफ नॉइज साउंड द वाइब्रेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड इज इरेगुलर, अगर इसकी वाइब्रेशन अगर इरेगुलर है, जैसे कोई यहाँ है और कोई नीचे, यहाँ कोई बहुत ऊपर चला जाए, इस तरह से अगर कर रहा है, ठीक है, मतलब कभी बहुत ज़्यादा ऊंचा कभी बहुत ज़्यादा नीचा, मतलब ये रेगुलर तरीके से अगर नहीं है और लयबद्ध नहीं है, मतलब अच्छी तरीके से वाइब्रेशन नहीं कर रहा है, तो ऐसे साउंड को हम लोग नॉइज साउंड के नाम से जानते हैं। इसकी कुछ हानियाँ भी हैं, इससे लॉस भी होता है, हम आपको अभी तुरंत आगे बताते हैं। तब तक उससे पहले हम लोग देखते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगला पॉइंट है हम लोग का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। There are 3 types of musical instrument on the basis of their substance that are used in that object, those vibrate, मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट माध्यमों से वाइब्रेशन करता है, उसके बेसिस पे हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को 3 ग्रुप में 3 भाग में बांटते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। एक वैसा जिसमें स्ट्रिंग प्रयोग किया जाता है, जैसे वायलिन है, गिटार है, सितार है, ये सभी क्या है जिसमें एक हम लोग स्ट्रिंग प्रयोग करते हैं। और एक वैसा जो हवा से बजता है, जैसे फ्लूट है, बांसुरी है, ये सभी है ना, ये सब। और एक है जिसमें स्किन यानी मेम्ब्रेन प्रयोग किया जाता है, तो इसकी अलग अलग नाम है। एक है हमारा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट,
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, those are three types of sound produced by it, are divided into three categories on the basis of their sound produced by it. मीन्स कि वैसा इंस्ट्रूमेंट जो डिफरेंट तरीके के साउंड को प्रोड्यूस करता है, उसके बेस्ड पे हम लोग तीन ग्रुप में, मतलब तीन कैटेगरीज में हम लोग उस डिवाइस को यानी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग डिवाइड किए हुए हैं, उसको बांटे हुए हैं। पहला है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब वैसा इंस्ट्रूमेंट जो स्ट्रिंग के सहायता से वाइब्रेशन करता है और साउंड को प्रोड्यूस करता है, जैसे गिटार है, वायलिन है, सितार भी है, इस तरह से। एक है विंड इंस्ट्रूमेंट, मतलब जिसको हम लोग फूंकते हैं, यानी एयर के वाइब्रेशन से वह साउंड को प्रोड्यूस करता है, विंड इंस्ट्रूमेंट उसका नाम है, जैसे हम लोग फ्लूट, ट्रम्पेट, etc। ठीक है। एक है परकशन इंस्ट्रूमेंट, यानी ड्रम, तबला, etc, मतलब जिसमें स्किन मतलब जिसको ढोलक अक्सर जो हम देखते हैं, ढोलक जो होता है, तबला होता है, या बड़ा जो साइज का जो ढोलक होता है, उसमें स्किन को स्ट्रेच कर करके, मतलब टाइट कर करके ऐसे शेप में होता है ये, और इसी पे स्किन को टाइट कर करके इसको लगाया जाता है। जितना इसको टाइट कीजिएगा और इसी पे हैमरिंग किया जाता है, इसी पे हैमरिंग किया जाता है और यही आवाज़ करना शुरू करता है, जिसको हम लोग परकशन इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं, जैसे ड्रम है, तबला है, किसी। तो इस तरह से वो देखें कि द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज दैट बेस्ड ऑन देयर प्रोड्यूस द साउंड्स। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, string instrument, wind instrument and percussion instrument. String instrument that are used a string, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग का प्रयोग होता है और ये साउंड को प्रोड्यूस करता है। ये हमारा फ्लूट है, इस तरह से, ठीक है। अक्सर देखे होंगे आप लोग बांसुरी को, ठीक है, बीच में आपका होल बना रहता है, ठीक है, और यहाँ से साउंड को प्रोड्यूस करता है। और ये है इस तरह से, यहाँ पे स्किन मेम्ब्रेन रहता है, स्किन मेम्ब्रेन रहता है, इसी पे हीट किया जाता है और ये साउंड को प्रोड्यूस करता है। इस तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम तीन ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं, राइट। आगे है हमारा टॉपिक नॉइज पॉल्यूशन एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट। मीन्स कि नॉइज पॉल्यूशन जो है, मतलब साउंड अगर अधिक आवाज़ करता है, अगर नॉइजी साउंड जो है वो हमारे लिए पॉल्यूशन का भी कारण होता है, जिसको हम लोग नॉइज पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, राइट। आपके बुक में टेबल इसका दिया हुआ है, आपके बुक में एक इसका टेबल दिया हुआ है, जिसको हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं? उसके एम्पलीट्यूड को, मतलब इंटेंसिटी के आधार पे हम लोग उस नॉइज पॉल्यूशन को हम लोग मेजर करते हैं कि कौन सा ऐसा साउंड है जिसके इंटेंसिटी, मतलब डेसिबल में हम लोग लाउडनेस को मेजर करते हैं। लाउडनेस को किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में। आपको बताया था कि लाउडनेस का ऐसा यूनिट हमारा डेसिबल होता है, ठीक है। तो जो लाउडर साउंड होगा, जो मैक्सिमम लाउडर साउंड होगा, वो हमारे लिए नॉइजी साउंड को प्रोड्यूस करता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। इसे कई तरीके का बीमारी भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो लाउडर साउंड को हम लोग को नहीं सुनना चाहिए। हमारी जो ह्यूमन ईयर है ये अक्सर 80 डेसिबल के नीचे के साउंड को अच्छी तरीके से सुनता है और वो हार्मफुल नहीं होता है। आफ्टर 80 डेसिबल दे हार्मफुल फॉर ह्यूमन्स बीइंग्स। आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है, टेबल नंबर 12.1। जेट एयरक्राफ्ट है, अगर 50 मीटर दूर पे रहते हैं तब भी वह 140 डेसिबल साउंड को प्रोड्यूस करता है, जो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है। उससे कान का चदरा फट सकता है, हेड अटैक हो सकता है, ये सब बहुत सारे एक टेबल में आपके दिया हुआ है, आप इसको देखेंगे। मतलब कि इतना समझें कि दैट साउंड वी प्रोड्यूस द लाउडनेस ऑफ 80 डेसिबल बिलो आर नोन एज हियरिंग साउंड
and they cannot harmful for us. In that sound produce the louder 80 decibels. They can noisy sound. They can many bad adverse effects of human body. मतलब कहता है जिस साउंड का इंटेंसिटी लाउडेस 80 डेसिबल से अगर ऊपर होता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो जरा देखते हैं आपके बुक से कि हम लोग आपका बुक लिए हुए हैं, देखिए कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। साउंड वेरी हाई इंटेंसिटी, जैसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट में जैसे देखते हैं कि क्या क्या हमारा लाउडर साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे हम लोग अपने घर में देखते हैं मिक्सचर मशीन है, वो भी साउंड को प्रोड्यूस करता है। कंटिन्यू गाड़ी के हॉर्न को बजाया जाए वो भी साउंड को प्रोड्यूस करता है। कंटिन्यू ढोलक को बजाया जाए वो भी, पास में कहीं मशीन चल रहा हो, फैक्ट्री चल रहा हो, ठीक है, टीवी रेडियो को पूरी हाई वॉल्यूम में कर दिया जाए, तो ये सभी नॉइज साउंड का कारण होता है। नॉइज पॉल्यूशन का कारण है। देखते हैं लॉन्ग एक्सपोजर टू नॉइज कैन रिड्यूस योर कॉन्सेंट्रेशन। कहता है कि आप अगर लंबे समय तक नॉइज साउंड को सुनते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपकी एकाग्रता, जो आप किसी भी काम को आप करते हैं वो तो आपका एकाग्रता जो है वो आपका खराब हो सकता है। एक्सपोजर टू हाई नॉइज लेवल में लीड टू स्लीप डिस्टर्बेंस। अगर हमेशा हाई डेसिबल वाले साउंड को सुनते हैं, लाउडर साउंड को सुनते हैं, तो स्लीपनेस की बीमारी हो जाएगी, मतलब हमको नींद अच्छी से नहीं आ पाएगी। सडन एक्सपोज टू वेरी हाई लेवल नॉइज में लीड टू टेम्परेरी और इवन परमानेंट हियरिंग एबिलिटी। ठीक है, मीन्स अगर हम लोग हमेशा नॉइज साउंड को सुने, अगर अचानक हाई डेसिबल वाले साउंड को भी सुनते हैं तो उससे हमारा हियरिंग मतलब लॉस ऑफ हियरिंग मतलब हमारा कान बहरा हो सकता है, ये इसका और है। प्रोलोगेंट टू एक्सपोजर टू नॉइजी इन्वायरमेंट लीड टू फ्रीक्वेंट हार्ट अटैक। अगर कंटिन्यू हमारे इन्वायरमेंट में नॉइज साउंड अगर आ रहा है, कंटिन्यू आसपास जहां हम हैं वहां पे नॉइजी साउंड आ रहा है, ज़्यादा डेसिबल वाला साउंड आ रहा है, तो हमारा हार्ट अटैक जैसे बीमारी हो सकती है। हाइपरटेंशन मतलब हमेशा एक टेंशन बना रहेगा। हाई स्ट्रेस लेवल मतलब एक दिमाग में स्ट्रेस मतलब तनाव संबंधी बिहेवियर एंड इमोशनल प्रॉब्लम, भी एक दूसरे के साथ बिहेवियर बिगड़ जाएगा, इमोशनलिटी आ जाएगी, ये सभी प्रॉब्लम हमारा हो सकता है। नॉइज पॉल्यूशन लीड टू इंक्रीज द हार्ट बीट को बढ़ा सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल एंड डायलेशन टू पुपिल। कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल मतलब ब्लड वेसल जो है हमारे बॉडी के अंदर हार्ट बीट में हार्ट में वहाँ भी हमको प्रॉब्लम वो कर सकता है। तो ये सभी बहुत सारे हमको प्रॉब्लम है नॉइज पॉल्यूशन से। तो हमेशा नॉइज पॉल्यूशन को हमको अवॉइड करना चाहिए। जस्ट ये आपके होमवर्क तौर पे रह रहा है कि आप नॉइज पॉल्यूशन को आप हमेशा अवॉइड करेंगे। इसके बारे में कुछ अदर सारे भी कोर्सेस आप जो होगा तो इसके बारे में एक असाइनमेंट में लिख करके आप इसको रखेंगे। जैसे स्कूल खुलेगा तो हम ये आपसे चेक करेंगे। आगे देखते हैं हाउ टू रिड्यूस द नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन को कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, तो सिंपली सी बात है कि नॉइज पॉल्यूशन को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। जो भी मतलब नॉइज पॉल्यूशन करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, उसको हम लोग कम चलाएं, बंद रखें, उसका प्रयोग हम लोग कम करें। इसके लिए भी देखते हैं अवॉइड ए वेरी लाउड म्यूजिक दैट टू हर्ट टू योर अर्थ मतलब जो ज़्यादा लाउडर साउंड प्रोड्यूस करने वाला उसको अवॉइड करना चाहिए। प्लांटिंग मोर ट्री मतलब आसपास में प्लांटिंग मतलब पेड़ लगाने का काम ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी इस लेक्चर में भी मैंने बताया है कि जितने जो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट होते हैं वो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आसपास में अगर पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे तो जो भी नॉइजी साउंड होगा वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे और उससे ह्यूमन बींग्स पे एडवर्स इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा। ठीक है, मिनिमाइज द यूज ऑफ डिफेक्टिव मशीन टू इंजन मतलब वैसे इंजन वैसे मशीन को हमेशा अवॉइड करना चाहिए जो कि हमारा नॉइज साउंड को प्रोड्यूस करता है। अवॉइड टू अननेसेसरी यूज ऑफ हॉर्न
मतलब गाड़ी अगर हम लोग चलाते हैं, बाइक अगर चलाते हैं, तो अननेसेसरी हॉर्न को पिकअप नहीं करना चाहिए, नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि उससे भी नॉइज हमारा होता है। वियर द ईयर प्लग टू प्रोटेक्ट द ईयर। ईयर प्लग हमेशा कान में हमको डालना चाहिए, जो हमको नॉइज साउंड से प्रोटेक्ट करता है। तो ये सभी मूल रूप से आपके सिलेबस रहे और ये आपका चैप्टर रहा। अगर इसमें किसी भी तरीके का अगर कहीं से अगर प्रॉब्लम अगर आपको क्रिएट होता है, तो आप, मैंने नंबर बार बार आपके बोर्ड पे मैं डिस्प्ले किया हूँ, इस नंबर पे आप चाहें तो हमेशा एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर ये मुझे प्रॉब्लम है। ठीक है, आपके होमवर्क के तौर पे रहा कि इसके बारे में, मतलब नॉइज पॉल्यूशन पे एक आप शॉर्ट नोट लिखेंगे, नॉइज पॉल्यूशन पे शॉर्ट नोट लिखेंगे और मिनिमाइज करने का तरीका और उसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में, इसके बारे में आप लिख करके रखेंगे। जैसे इसका एक्टिविटी नंबर के बारे में हम जरा देखते हैं, इसका एक्टिविटी के बारे में भी हम जरा देखते हैं। एक्टिविटी 1 देखिए, टू शो डैट द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन बॉडी। जो वाइब्रेटिंग बॉडी जो है, ये हमको बताना है कि वाइब्रेटिंग बॉडी ही साउंड को प्रोड्यूस करता है। इसमें तो मैंने बहुत सारा आपको एक्टिविटी बताया, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क वाला आपको मैंने बताया है। एक स्ट्रिंग आप एक ऐसे खींच करके रखेंगे, जैसे मैंने उसमें बताया भी था। जैसे मान लीजिए कि ये स्ट्रिंग है, तो ये तो छोटा है, बड़ा सा स्ट्रिंग हो, पूरी टाइट कर करके रखेंगे 2 इंच पे। आप किसी अपने दोस्त को या बोलेंगे कि इसको ज़रा ऐसे खींचो, तो जैसे वो इसको खींचेगा हल्का, तो आप अपने कान के पास अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये कंपन माने वाइब्रेशन कर रहा है, और गंग की आवाज़ भी इसमें से आ रही है। तो हम लोग ये सारे एक्टिविटी है, जैसे आपके बुक में जो एक्टिविटी दिया हुआ है, सो एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया हुआ है और ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे हिट कर करके एक रबड़ बीट के पार्ट्स रख रहा है। तो ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेशन करता है, तो रबड़ बीट्स भी वाइब्रेशन करेगा और वो भी साउंड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फिर दूसरे इसी में दिया हुआ है कि ट्यूनिंग फॉर्क को हिट कर करके और उस किसी भैसल में पानी रख करके और ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे हिट कर करके और तुरंत उस भैसल में आप ऐसे डुबा देंगे। मीन्स ऐसे, जैसे आप मान लीजिए कि आप इसमें पानी डाल दिए है, ठीक है, और ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेशन कर करके आप इसमें डालें। ठीक है, तो ये जैसे वाइब्रेट करेगा तो पानी को भी वाइब्रेट कर देगा, पानी को भी, और इसमें से वाइब्रेशन ऑफ फ्रॉम डिप्टेड इनटू द ट्यूब फील्ड विथ वाटर। तो ये पानी को भी वाइब्रेशन कर देगा और इसमें से एक साउंड आपको निकलेगा। तो ये हमको दिखाता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो वही ऑब्जेक्ट साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है जो वाइब्रेशन करता हो। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 2 है, एक्टिविटी नंबर 2 है टू शो दैट द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। मतलब कि ये हमको दिखाना है मटेरियल यानी गिटार और वायलिन के माध्यम से प्रोड्यूस ए प्लग द स्ट्रिंग ऑफ गिटार और वायलिन सॉफ्टली। मतलब कहता है कि गिटार और सितार जैसे एक बार सॉफ्ट हल्का खींचिए, ओवर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रिंग, नाउ प्लग द सेम स्ट्रिंग हार्ड ऑब्जर्व साउंड प्रोड्यूस। मतलब धीरे से खींचिएगा, मतलब कि अगर कोई स्ट्रिंग डिवाइस अगर हम लेते हैं तो हल्का अगर इसको खींचेंगे, जैसे इसको अगर हल्का खींचते हैं तो यह यहाँ तक जाएगा तो कम साउंड यानी सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा। और जैसे अगर पूरी ऊपर खींचे तो कहाँ जाएगा, यहाँ तक आएगा और एक ज़्यादा साउंड। तो जब यहाँ तक आएगा अपने मीन पोजीशन से तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, और जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो साउंड लाउडर करेगा। और जब कम एम्पलीट्यूड रहेगा मीन्स यहाँ तक, तो एम्पलीट्यूड उसकी नहीं बढ़ेगी, तो साउंड जो होगा सो लाउडर नहीं होगा। तो हम लोग ये एक्टिविटी भी देख लिए। एक्टिविटी नंबर 3 मैंने आपको वैक्यूम वाला जो मैंने आपको बताया भी था। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 4 भी मैंने बताया था। एक्टिविटी नंबर 5 भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा अगर आपको प्रॉब्लम है, बीच का जो आपको क्वेश्चन है बुक का, फिल इन द ब्लैंक्स या रिवाइज्ड एंड रिकॉल, इसको आप कर करके देखेंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है इसको फिलअप करने में तो आप हमको इस नंबर पे आप हमको कांटेक्ट करेंगे, और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए होमवर्क में रह रहा है। यानी आपके लिए होमवर्क क्या है समझिए, ऑल
क्वेश्चन एंड आंसर। इसके लिए आप क्वेश्चन आंसर को भी आप अपने से करेंगे क्वेश्चन आंसर, इसके एक्टिविटी को भी देखेंगे। आप कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।